हेलो एवरीबॉडी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है निकेतन और मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश। मेरा एक्सपीरियंस खूब 4-5 साल से मैं आपको इंग्लिश टीच कर रहा हूँ। ऑफलाइन क्लासें हमारी आती रहती हैं, माउंटेन क्लासेज में चलती रहती हैं। अभी हम ऑनलाइन सेटअप शुरू करें हैं जिसमें मैं आपको इंग्लिश टीच करूँगा। इसलिए आज हम इंग्लिश की फ़र्स्ट क्लास जो रख रहे हैं वो है बेसिक इंग्लिश ग्रामर। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हमारी जो पहली क्लास रहेगी उसमें हम आपको केवल इतना बताएंगे कि इंग्लिश में बेसिक ग्रामर में हम क्या क्या चीज़ें हमारे को पढ़नी होती है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो चलिए हम बिना टाइम स्पेंड किए हम स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो चीज़ सबसे पहले आती है वो है हमारी साउंड्स। वो है हमारी साउंड्स। इंग्लिश के अंदर साउंड्स कितनी होती हैं? इंग्लिश के अंदर साउंड्स होती हैं 44 तरह की साउंड्स निकलती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ये जो डिटेल हैं, ये आंकड़े जो हैं हम डालते हैं यहाँ पे IPA चार्ट के अकॉर्डिंग। IPA चार्ट क्या होता है? IPA चार्ट का मतलब होता है इंटरनेशनल फेनेटिक अल्फ़ाबेटिक चार्ट। इंटरनेशनल फेनेटिक अल्फ़ाबेटिक चार्ट IPA के अकॉर्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज में जो साउंड्स होती हैं उनकी संख्या होती है 44। अब इन साउंड से आगे जो चीज़ आती है कि स्पोकन इंग्लिश में जो हमारी जो इंग्लिश जब हम बोलने में यूज़ करते हैं तो साउंड्स जो होती है स्पोकन इंग्लिश में उनकी संख्या कितनी होती है, वो कितनी तरह की होती है, वो जानने से पहले हम एक बार देख लेते हैं ये वाली जो साउंड्स होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज जो साउंड्स होती हैं वो कितने तरह की होती है। वो 2 तरह की होती है। नंबर 1, इन दोनों को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक आपकी साउंड निकलती है वॉवेल की, वावेल्स की साउंड। दूसरी जो साउंड्स आती है इससे वो होती है कॉन्सोनेंट्स की। हिंदी में इनको हम कहते हैं स्वर, इसको कहेंगे व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए वावल जो साउंड्स हैं, एक चीज़ होती है वावल की साउंड और दूसरी होती है कॉन्सोनेंट की साउंड। एक जो अलग चीज़ है उसमें पूछा था कि वावल कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। तो जितने भी आपके वावल्स की साउंड होती है, वावल्स की साउंड होती है आपकी 20। इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपकी वावल्स की साउंड्स निकलती हैं वो कितनी होती हैं? वो 20 होती हैं। और बाकी जितनी बचती हैं 24 वो आपकी किस तरह की साउंड्स होती हैं? वो होती हैं कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स। ठीक है। अब इससे नेक्स्ट साउंड्स की बात होती है यहाँ तक। तो अब नेक्स्ट बात हम करेंगे कि इंग्लिश जो हमारी स्पोकन इंग्लिश है उसमें कितनी तरह की साउंड्स निकलती हैं। तो जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन इंग्लिश है उसमें हमारी 3 तरह की साउंड्स निकलती हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साउंड्स इन स्पोकन इंग्लिश। साउंड्स इन स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश के अंदर 3 तरह की साउंड्स निकलती हैं। नंबर 1 पे आती है शॉर्ट साउंड। नंबर 1 पे क्या आती है? शॉर्ट साउंड्स आती है। नंबर 2 पे आती है लॉन्ग साउंड्स। ठीक है। और नंबर 3 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जिनका नाम होता है लेजी साउंड्स। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से देखते हैं यहाँ पे शॉर्ट साउंड कौन सी होती हैं। शॉर्ट साउंड जिसको बोलने में हमें मतलब थोड़ी आवाज़ निकलती है, बिल्कुल शॉर्ट आवाज़ निकलती है। जैसे एक वर्ड लेते हैं हम शिट। दूसरा वर्ड है हमारे पास बिच। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनसे जो साउंड निकलती है वो साउंड्स होती है हमारी शॉर्ट साउंड। नेक्स्ट जो कैटेगरी है इसकी लॉन्ग साउंड्स की। लॉन्ग साउंड्स में हमारे पास जो वर्ड्स आते हैं जैसे इसी से हम देख लेते हैं शीट, SHEAT शीट। दूसरा आता है हमारे पास बीच, समुद्र के किनारे जो बीच बनती हैं जिनको हम बीच कहते हैं। तो वो जो वर्ड्स होती हैं इनसे किस तरह के साउंड्स निकलती हैं? इनसे निकलती है हमारी लॉन्ग साउंड्स। ठीक है।
अब जो नेक्स्ट है लेजी साउंड्स। लेजी साउंड्स जैसे जिनको बोलने में थोड़ा आलस या लेजीपन आता है, थोड़ा सा लेजीनेस की उसमें भावना होती है, तो वो वर्ड्स है टुडे, एग्स या फिर एग कह सकते हैं हम। तो इनको बोलने में थोड़ा सा जो भी व्यक्ति या फिर जो भी बोलेगा इसको, उसमें थोड़ा सा लेजीनेस आता है, ठीक है। तो स्पोकन इंग्लिश में आपकी जो साउंड्स होती हैं वो बेसिकली 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 पे आता है शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड, और फिर आता है आपका लेजी साउंड्स, ठीक है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इंग्लिश का ओवरव्यू, आपको स्टार्टिंग पता लगेगी। इंग्लिश की स्टार्टिंग जब होती है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये हमारे एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। एग्जाम में जो चीज़ें पूछी जाती है वो हम बाद में स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको इंग्लिश का केवल बेसिक समझा रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान से समझना। इससे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है साउंड्स का, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि जो साउंड्स होती हैं, साउंड मैंने आपको बताई कितनी, 44। अब इन 44 साउंड्स को हम मिला करके, 44 साउंड्स को हम मिला करके जो चीज़ बनाते हैं इन 44 साउंड से, उसका नाम होता है लेटर। उसका नाम होता है लेटर या फिर लेटर्स। इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स को मिलाकर के हम बनाते हैं लेटर्स। और इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स की संख्या कितनी होती है? जैसे आपसे मान लीजिए कोई पूछ ले कि भाई आप सीधी तरीके से बताएं कि वावल और कॉन्सोनेंट कितने कितने होते हैं। तो लेटर्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वावेल और कॉन्सोनेंट। वावेल होते हैं हमारे 5 और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21, 5 और 21। टोटल हो गए आपके इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। अब इन 26 लेटर्स या फिर वावेल और कॉन्सोनेंट से मिलकर के किसका निर्माण होता है या फिर क्या चीज़ बनती है? लेटर्स से मिलकर के बनता है एक वर्ड। लेटर्स से मिलकर के बनता है एक वर्ड। और वर्ड, अब वर्ड से क्या चीज़, वर्ड की अगर एक हम डेफिनेशन देखें तो इससे वर्ड फॉर्मेशन बनती है। वर्ड से वर्ड फॉर्मेशन का निर्माण होता है, वर्ड फॉर्मेशन। अब वर्ड फॉर्मेशन कब होती है? जब हम किसी, जो भी हमारी इन साउंड से लेटर बनते हैं और जो ये साउंड्स आएगी, ये साउंड कैसे होनी चाहिए? मीनिंगफुल साउंड्स या फिर मीनिंगफुल लेटर्स, मीनिंगफुल वर्ड ये होने चाहिए। तो एक मीनिंगफुल साउंड, मीनिंगफुल साउंड्स, मीनिंगफुल साउंड से किस चीज़, क्या चीज़ बनती है? वर्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब बेसिक चीज़ अगर हम देखें, किसी भी वर्ड या फिर किसी भी वर्ड का एक स्ट्रक्चर देखते हैं, उसकी फॉर्मेशन कैसे बनती है? सबसे पहले बीच में जो वर्ड होता है, जो इसका मेन वर्ड है, उसको बोलते हैं हम रूट वर्ड। और इस रूट वर्ड से आगे यहाँ पे इस साइड जो भी वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उनका नाम होता है प्रेफिक्स। और यहाँ बाद में जब हम जो भी वर्ड यूज़ करेंगे उनका नाम होता है सफिक्स। तो अगर किसी भी वर्ड की फॉर्मेशन होती है तो फॉर्मेशन कैसे होती है? सबसे पहले आता है उसका रूट वर्ड, उसके बाद आता है उसके आगे जो वर्ड्स हम जो भी वर्ड यूज़ करते हैं वो होते हैं प्रेफिक्स, और बाद में जो हम यूज़ करेंगे वो होते हैं हमारे सफिक्स। जैसे एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, काउंट। अब काउंट वर्ड यहाँ पे किसका एग्जाम्पल है? यहाँ पे किसकी तरह यूज़ हो रहा है? ये एक रूट वर्ड है काउंट, ठीक है। इससे पहले जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे अन यूज़ कर दिया, मैंने अनकाउंट, और बाद में मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एबल, वर्ड आपका बनता है अनकाउंटेबल। तो काउंट जो वर्ड है ये है यहाँ पे रूट वर्ड, और जो प्रेफिक्स का जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो है un, और जो सफिक्स है वो क्या है? एबल। हिंदी में भी हमने पढ़ा होगा कि रूट वर्ड्स से पहले जो ये प्रेफिक्स होते हैं, प्रेफिक्स क्या होते हैं? उपसर्ग, जो शब्द के पहले आते हैं, और सफिक्स होते हैं प्रत्यय, जो शब्द के बाद में लगते हैं, ठीक है। ये थी आपकी इंग्लिश की बेसिक, थोड़ा सा मैंने आपको समझाया। अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच।
पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास हमने सीखा है कि कैसे साउंड्स निकलते हैं, साउंड से कैसे लेटर बनते हैं, लेटर से कैसे हमारे वर्ड बनते हैं, वर्ड से वर्ड फॉर्मेशन कैसी होती है। अब हम नेक्स्ट यहाँ से सीख रहे हैं सेंटेंस। सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस का निर्माण होता है। सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए होता है ग्रुप या फिर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ग्रुप या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, इनसे हमारे क्या चीज़ बनती है? हमारा बनता है इनसे एक इंग्लिश का सेंटेंस बनता है। और ये ग्रुप ऑफ या फिर कलेक्शन ऑफ जो वर्ड्स होता है ये सेंटेंस बनाते हैं। और सेंटेंस जो हम पढ़ेंगे, सेंटेंस हमारे किस में काम आते हैं? इस सेंटेंस का ही सारा हिसाब या फिर सारा रोल किस में है? वो है POS में। POS मतलब आपका आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में जो स्पीच मतलब भाषण देने में जिन जिन पार्ट्स का यूज़ होता है, जैसे हिंदी में संज्ञा सर्वनाम होते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हम वही पढ़ेंगे। अभी हेडिंग बना देता हूं मैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे जो आता है हमारे पास वो आता है हमारा नाउन। नाउन नाउन जब भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में हमें नाउन ही सिखाया जाता है। अभी मैं यहाँ पे इसका केवल बेसिक आपको बता देता हूँ। इसमें आपको अभी इस क्लास के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि नाउन क्या होती है? एनी नेम, कोई भी नाम जो होता है किसी भी वर्ड का या फिर जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है उसकी मतलब उसका स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रहा है वही क्या कहलाएगा? आपका नाउन कहलाएगा। ठीक है। नंबर 2 पे हमें याद रखना है, यहाँ पे वो आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन, नाउन उसके बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? अब देखना, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो बीच में वर्ड होता है वो होता है आपका रूट वर्ड। उससे पहले जो वर्ड्स लगते हैं वो होते हैं आपके प्रेफिक्स। तो यहाँ पे जो प्रो है वो क्या यहाँ पे प्रेफिक्स का काम कर रहा है। प्रेफिक्स है यहाँ पे प्रो। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है सपोर्टर। प्रो का मतलब होता है सपोर्टर या फिर इन फेवर ऑफ। इन फेवर ऑफ, किस चीज़ के फेवर में कोई चीज़ है या फिर उसका सपोर्टर कौन है। तो यहाँ पे इस नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको कि नाउन का सपोर्टर क्या कहलाएगा? आपका प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है। इससे नेक्स्ट या फिर हम इसको एक ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नाउन का सपोर्टर हो या फिर जो नाउन के फेवर में आए। ठीक है। इससे नेक्स्ट हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है वो है वर्ब। वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, हिंदी में आपको पता ही है वर्ब। इससे नेक्स्ट आता है एडवर्ब। अभी हम केवल इनके नाम जानेंगे, डिटेल में हम हर एक चैप्टर के हिसाब से आगे पढ़ते जाएंगे। जैसे वर्ब है उसी प्रकार इसका नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एडवर्ब, इसमें भी आप देख सकते हैं वर्ब आपका रूट वर्ड है और इससे आगे जो वर्ड्स का यूज हुआ है वो है एड, एड। तो यहाँ पे प्रेफिक्स के रूप में क्या चीज़ यूज़ हुई है? हमारे पास प्रेफिक्स के रूप में यूज़ हुआ है यहाँ पे एड। एड का मतलब होता है किसी में कोई चीज़ जोड़ना। एड, एड टू समथिंग, एड टू समथिंग, किसी चीज़ में कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज़ें जोड़ना। या फिर ऐड इम्पोर्टेंस टू एनीथिंग, किसी भी चीज़ के अंदर उसकी इम्पोर्टेंस, या फिर ऐड समथिंग टू एनीथिंग, किसी में कोई चीज़ जोड़ना। तो यहाँ पे वर्ब की जो विशेषता बताता है या फिर जो वर्ब में कोई चीज़ ऐड करके आपको बताए वही क्या कहलाता है? आपका एडवर्ब कहलाता है। ठीक है। इससे नेक्स्ट आप एक चीज़ नोट कर लीजिए एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब के बारे में अपनी कॉपी पेन में आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। लिखना, इकलौता पार्ट्स ऑफ स्पीच। इकलौता पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है यह एडवर्ब। इकलौता पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर
बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। एडवर्ब। हमने 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं अभी, इनका नाम हमने क्लियर किया है। इससे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अभी एडवर्ब के बाद जो आता है आपका एडजेक्टिव। नेक्स्ट आता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बताएंगे आप क्या होता है एडजेक्टिव? आप सभी जानते हैं इसके बारे में। एडजेक्टिव हिंदी में इसका मतलब विशेषण होता है। सिंपल रूप से हम इसको डिफाइन करें तो जो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है, या फिर जो नाउन और प्रोनाउन को जो डिफाइन करता है, वही क्या कहलाता है? आपका एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव इसमें इतना ही पढ़ना आपने अभी। इससे नेक्स्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है प्रीपोजिशन। इसमें ये एक रूट वर्ड है और ये जो आगे इसके साथ यूज़ हुआ है प्रेफिक्स के रूप में, प्रेफिक्स के रूप में यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है प्री। प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है पहले। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। तो प्रेफिक्स के रूप में यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है प्री। ठीक है, प्री मतलब पहले। अब किसके पहले? जो नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले आकर के किसी, या फिर किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले आकर के उसके बारे में, उसकी क्या चीज़ बताए हमें? पोजीशन के बारे में बताए, वो हमारा वर्ड्स जो होगा वो क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट है कंजंक्शन आता है इसके बाद, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ते हैं प्रीपोजिशन के बारे में, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग से डिफाइन कर देता हूँ। अब हमें इसमें ये एक चीज़ याद रखनी है कि इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं? प्रीपोजिशन के बाद आने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं? प्रीपोजिशन के बाद जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले नंबर पे आता है, नंबर 1 पे आता है नाउन। नंबर 1 पे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है प्रीपोजिशन के बाद आने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच, नंबर 1 पे क्या आता है? नाउन आता है। नंबर 2 पे आता है प्रोनाउन। नंबर 2 पे आता है प्रोनाउन। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ होता है प्रीपोजिशन के बाद? देखना, एक होता है प्रीपोजिशन का रट्टा मारना, लेकिन आप थोड़ा सा अगर डिटेल से इसको समझ लेंगे एक बार तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो फर्स्ट में जो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला POS है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो है हमारा नाउन, और नंबर 2 पे आता है प्रोनाउन। अब नाउन से इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं कि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रीपोजिशन के बाद कौन सा आते हैं। नाउन में आपको सिंपल पता लग जाएगा नाउन कौन से होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना होता है आपको प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन, अब प्रोनाउन में हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो हैं इसके केस। केस कौन कौन से होते हैं? प्रोनाउन में जो सबसे पहला आता है केस इसका, उसका नाम है नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव केस, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस, जो सब्जेक्ट की तरह यूज़ करें। जैसे अब इसको हम पर्सन के हिसाब से देखें तो सबसे पहले I, we, फिर आता है you, उसके बाद he, she, it and they। ये वाले जो आपके मैंने वर्ड्स लिखे हैं ये हमारे प्रोनाउन के कौन से केस में आते हैं? ये आते हैं नॉमिनेटिव में या फिर सब्जेक्टिव केस में। तो आपको फर्स्ट पॉइंट, आपको पहला पॉइंट याद रखना है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा होता है? एक नाउन होता है, दूसरा प्रोनाउन होता है। अब प्रोनाउन में थोड़ा डिटेल से हम पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि प्रोनाउन जो होता है इसका एक केस होता है सब्जेक्टिव केस, और जो आपका सब्जेक्टिव केस है ना, प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, इसका यूज़ नहीं होता है। तो आप नोट भी कर सकते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन का, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता है तो प्रीपोजिशन के बाद यूज़ किसका किया जाता है? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव केस के बाद हमारा जो आता है वो है नेक्स्ट
प्रोनाउन का कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस जो सेंटेंस में हमारा किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या क्या आते हैं? अब जैसे आई आपका सब्जेक्टिव केस है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? आई का क्या बनता है? माई। वी का अस। यू का यू। यू का यू। एंड उसके बाद ही का क्या बनता है? हिम। सी का हर। इट का इट। और दे का देम। दे का बनता है देम। ये वाले जो हमने वर्ड्स लिखे हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव केस। तो आपको याद रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन के कौन से केस का यूज होता है? वो होता है ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़े प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच? प्रोनाउन। प्रोनाउन के कौन से केस का यूज होता है? ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। तो आपको याद रखना है जब भी आपको एरर मिले किसी भी सेंटेंस में या फिल इन द ब्लैंक्स मिले या फिर सेंटेंस में इंप्रूवमेंट करना हो तो आपको याद रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का नहीं, कौन से केस का यूज होता है? ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। ठीक है। इससे नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसी का प्रोनाउन का एक केस और होता है जिसका नाम क्या होता है? पॉजेसिव केस। अभी हम उसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है वो भी। तो हेडिंग बना लेते हैं हम यहाँ पे, प्रोनाउन का पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस। पॉजेसिव का मतलब हिंदी में क्या होता है? अधिकार। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है? अधिकार। अब पॉजेसिव केस में आपकी दो चीज़ें आती हैं। एक होता है आपका पी ए, दूसरा होता है पी ए का मतलब होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और पी का मतलब होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन में इसका मतलब होता है कि प्रोनाउन का कौन सा केस? पॉजेसिव केस। पॉजेसिव मतलब जिससे उसके किसी चीज़ के ऊपर अधिकार जताया जा सके। जैसे आई का क्या होता है? माइन। आई का क्या होता है? आई का होता है माइन। वी का क्या होता है? बताओ, जल्दी बताएंगे। वी का क्या होता है? आवर्स। वी का होता है आवर्स। यू का योवर्स। ही का क्या होता है? हिज होता है। ही का होता है हिज। और सी का क्या होता है? हर्स। सी का होता है हर्स। इट का होता है इट्स। और दे का होता है, तो इट का कोई पॉजेसिव केस नहीं होता है। यहाँ पे हम क्रॉस यूज़ करेंगे तो इट का कोई पॉजेसिव केस नहीं होगा। किसका होता है पॉजेसिव केस? आई का क्या होता है? माइन। वी का आवर्स। यू का योवर्स। ही का हिज। सी का हर्स। इट का कोई नहीं होता है, इट्स का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है नहीं। दे का क्या होता है? देयर्स होता है। ठीक है। अब हम इस साइड पढ़ेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव में जैसे आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव और प्रोनाउन फ़र्क ध्यान रखना दोनों में, एडजेक्टिव और प्रोनाउन। आई का क्या होता है? माई। वी का क्या होता है? आवर। वी का क्या होता है? आवर। यू का योवर। इट का इट्स। इट का क्या होता है? इट्स। उसके बाद बचता है ही का हिज। ही का बचता है हिज। सी का आता है हर। और दे का बचता है। ठीक है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव इसको हम यूज मान लेते हैं पीए के मतलब, और इसका नाम हमने रखा है पीपी। अब इनमें आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा याद रखनी है आपने, कि पीपी जो होता है ना, पॉजेसिव प्रोनाउन, ये हमेशा अकेला यूज़ होता है। ये कैसे यूज़ होता है?
हमेशा अकेला यूज होता है, जब भी सेंटेंस में आता है हमेशा अकेला यूज होता है, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके नाम से आपको लग रहा होगा ना पीए, पीए किसको कहते हैं? पर्सनल असिस्टेंट को कहते हैं। अब पर्सनल असिस्टेंट बड़े बड़े जो नेता होते हैं वो अपना असिस्टेंट रखते हैं, तो इसी से हम याद रख लेते हैं, जो नाउन होता है ना, मान लेते हैं हम ये पीएम है, और पीएम का पीए कौन हुआ फिर? पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ अकेले कभी नहीं होगा, इसके साथ हमेशा किसका यूज़ होता है? नाउन का यूज़ होता है। यानी कि ये जो पीए है ये अपने किसके साथ आता है? ये पीएम के साथ आता है। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। बेसिक बात बताइए आपको कि पॉजेसिव प्रोनाउन हमेशा अकेला यूज़ होता है, और पीए पॉजेसिव एडजेक्टिव किसके साथ यूज़ होता है? नाउन के साथ यूज़ होता है। अभी हम इसके 4-5 एग्जाम्पल लेते हैं। आपको बताना है कि वो सही या गलत है। नंबर 1 है दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। तीसरा सेंटेंस है दिस बुक इज ऑफ माइन, दिस बुक इज ऑफ माइन। और नंबर 4 पे जो सेंटेंस है दिस बुक इज ऑफ माइन। आप जल्दी से बताएंगे, मतलब अपनी कॉपी में नोट करके, या फिर आप देख लेना आपका कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है। पहला सेंटेंस दिस इज़ माई बुक, बताएंगे आप सेंटेंस सही या गलत है? दिस इज़ माई बुक, माई बुक कौन सा है? ये पॉजेसिव केस है किसका? प्रोनाउन का। मैंने आपको बताया कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये, अभी आपको समझाते ही क्या है? पीए है। तो पीए हमेशा किसके साथ आता है? नाउन के साथ आता है, तो नाउन है यहाँ पे, तो इसलिए आपका ये सेंटेंस क्या हुआ? करेक्ट है। नेक्स्ट है दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन। अब माइन कौन सा केस है तो पॉजेसिव केस प्रोनाउन का, लेकिन कौन सा है ये? पॉजेसिव प्रोनाउन है, और उसका माइन जो वर्ड है यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया कि पीपी या फिर पॉजेसिव प्रोनाउन हमेशा अकेला आता है, तो दिस बुक इज़ माइन, तो आपका ये सेंटेंस भी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट दिस बुक इज़ ऑफ माइन। आपको बताया है कि प्रीपोजिशन, ये मैंने आपको अभी बताया नहीं, आप ये आपको लिखना पड़ेगा, आप नोट कर सकते हैं, नोट करके लिखना आपने ये चीज़, नोट लिखना, नोट। प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद पीपी का यूज होता है, प्रीपोजिशन के बाद पीपी का यूज होता है। प्रीपोजिशन के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया सब्जेक्टिव केस का नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव केस का होगा, लेकिन केस की बात करते हैं पॉजेसिव केस में, पॉजेसिव केस में प्रीपोजिशन के बाद किसका यूज होता है? पीपी का, यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है, पीपी का यूज होता है। लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव अकेले कभी नहीं आएगा, अगर आएगा तो उसके साथ क्या आएगा? नाउन आएगा, ठीक है। तो दिस बुक इज़ ऑफ माइन, दिस बुक इज़ ऑफ माइन, बताना ये प्रीपोजिशन है। माइन कौन सा है आपका? पीपी है, पर्सनल प्रोनाउन, सॉरी पॉजेसिव प्रोनाउन है। मैंने आपको बताया प्रीपोजिशन के बाद या फिर प्रीपोजिशन के बाद क्या आ सकता है? पॉजेसिव प्रोनाउन आ सकता है, तो आपका ये सेंटेंस भी क्या है? सही है। लेकिन यहाँ पे ये कौन सा है केस? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पीए का केस है, ठीक है। तो ये आपका किसके साथ यूज नहीं होता, इसके साथ कोई ना कोई नाउन आना चाहिए, इसलिए आपका ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अब एक सेंटेंस मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में देता हूँ, आपको एक तरह से होमवर्क के रूप में है आपका, एक ही सेंटेंस है बस, ये आपको बताना है कि सही है या गलत है। होमवर्क लिख देता हूँ मैं आपको, होमवर्क, ठीक है। केवल एक ही सेंटेंस है, सिंपल सा सेंटेंस है, आपने बताना है, आता भी होगा, किसी को नहीं आता वो सीख लेना, ठीक है। हिज इज योर्स, हिज इज योर्स। आपने बताना है क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है,
अगली वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, इससे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कि ये सेंटेंस पहले आपको इसके बारे में बताएंगे, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि हमारी फैमिली आगे बढ़ सके, हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो और ज़्यादा ग्रो कर सके। और आप किसी और भाई की मदद कर सकते हैं जो बेसिक से स्टार्ट कर रहा है। हाँ, एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, आप एक बार सारी क्लासें रेगुलर लेके देखिए, आपको इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा इसमें। अभी हम केवल ग्रामर पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इसका सिलेबस जो है आगे बढ़ेगा, फिर हम वोकैब पढ़ेंगे। वोकैब, अब वोकैब का जो सेशन होगा उसमें हम कुछ दिन बाद, जैसे 4-5 क्लासें या फिर एक चैप्टर हो जाने के बाद, आपका डेली 15 मिनट का कुछ इस तरह का टाइम रखेंगे जिसमें आपकी क्या हो जाए, वोकैब हो जाए। वोकैब में हम पढ़ेंगे आपके साइनोनियम्स, एंटोनियम्स और वन वर्ड पढ़ेंगे, वन वर्ड्स, और हमारे आते हैं जैसे इडियम एंड फ्रेजेस, इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, फ्रेजल वर्ब वगैरह पढ़ेंगे हम, सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी इसमें। सिनोनियम एंटोनियम्स आपके जो होंगे वो एक मतलब कि एक ट्रिक अप्रोच के ज़रिए हम करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको उसको एक ट्रिक के ज़रिए आपको याद हो जाए वो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए आपको इतना ही पढ़ाना था बस। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।